है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट 2। कल हम पार्ट 1 में अल्केन्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं और अल्केन्स वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। उनके प्रिपरेशन मेथड से आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स को बनाने के तरीके। अल्केन्स को आप कैसे बना सकते हैं? आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बना सकते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? डिहाइड्रेशन बोलते हैं रिमूवल ऑफ वाटर को, कि अगर आपके पास अल्कोहल हो, आप कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करें, उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और वो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। इसी तरह से अगर अल्काइल हैलाइड हो आपके पास और आप उनकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएं, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो उसके रिजल्ट में भी अल्टीमेटली अल्कीन्स आपको मिलेंगे। तो इन दोनों को अब हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम कैसे अल्कीन्स बना सकते हैं। जब आपने डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स की करवानी है तो आपने कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करना होता है। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, वो आप एलुमिना भी ले सकते हैं। आम तौर पे जब आपने लिक्विड फेस डिहाइड्रेशन करवाना हो, यानी आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो लिक्विड फेस में हो, तो तब आप यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और जब आपने वेपर फेस डिहाइड्रेशन करवाना हो आम तौर पे तब यूज़ किया जाता है एलुमिना। ये बात भी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि इस फेस में हम कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो ये भी माइंड में रखना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है उसमें हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया है। ये लिक्विड फेस डिहाइड्रेशन है। अब अल्कोहल्स आपके पास होते हैं 3 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन बोलते हैं जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन होता है। यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो जो अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन है अगर वो फर्दर किसी एक कार्बन के साथ अटैच है वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर वो 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अल्फा कार्बन अटैच होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे। अगर वो डायरेक्टली अल्फा कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो वो टर्शरी अल्कोहल्स होंगे। तो अगर आपने डिहाइड्रेशन करवानी हो प्राइमरी अल्कोहल्स की तो आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 95% यूज़ करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि ज़रा ज़्यादा कंसनट्रेटेड है ये। और टेम्परेचर रेंज आपको 423 से 453 केल्विन या सेल्सियस में आप कहीं तो 150 से 180 सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर रखना पड़ता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल हो तो वहाँ पे एक तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी परसेंटेज भी कम हो जाएगी, आप 60% सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्शन कैरी करवा सकते हैं। और टेम्परेचर भी आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक देना पड़ेगा, मतलब कम देना पड़ेगा। और अगर टर्शरी अल्कोहल्स हो तो फिर तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड 20% से भी आपका काम हो जाएगा और टेम्परेचर आपको 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का देना पड़ेगा। ये ट्रेंड आपको ये बताता है कि टर्शरी अल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी में ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो आगे हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। आप लोगों ने करना क्या है? करना ये है कि अल्कोहल के अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है और वो डिफरेंट टेम्परेचर पे उसमें अगर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसमें डिहाइड्रेशन होगी और अल्कीन्स बन जाएंगे। और डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। ये आपके पास है अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया। हुआ ये कि एडजेसेंट जो कार्बन है ना उनमें से रिमूवल होगा, यानी अगर आपका ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से निकला है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, तो आपका जो इसके साथ वाला कार्बन है जो बीटा कार्बन है वहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन। अब इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल निकला तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन तो इसका एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों म्यूचुअली फिर डबल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो ये अब OH और H मिल के वाटर बना देंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें से डिहाइड्रेशन होगी और ये अल्टीमेटली अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
प्राइमरी अल्कोहल होगा तो आपको 95% सल्फ्यूरिक एसिड और ये टेम्परेचर रेंज रखना पड़ेगी। एज अ रिजल्ट अगर आपका 2 कार्बन वाला अल्कोहल था तो 2 कार्बन वाला अल्कीन बन जाएगा, 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो 3 कार्बन वाला अल्कीन बन जाएगा। बस ख्याल ये करना है कि जो डिहाइड्रेशन होनी है वो एडजेसेंट कार्बन से होनी है। ये नहीं हो सकता कि एक कार्बन नंबर 1 से आपका हाइड्रोक्सिल निकल रहा है तो कार्बन नंबर 3 से आप हाइड्रोजन निकाल दें। नो, बॉन्ड बनना होता है 2 एडजेसेंट एटम्स के दरमियान, तो एडजेसेंट कार्बन में से ही रिमूवल होगा, एक से हाइड्रोक्सिल का एक से हाइड्रोजन का, और उनमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास, इसमें आपने 60% H2SO4 यूज़ किया तो भी ये रिएक्शन हो गया। 373 केल्विन का आपने इसको टेम्परेचर दिया। इसी तरह से टर्शरी है तो वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की आपने और कम कर दी, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, ये रिएक्शन हो गया और अल्टीमेट प्रोडक्ट यहाँ पे बन गई। ये जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं इनके अंदर डिहाइड्रेशन आसान इसलिए होती है कि जितने ज़्यादा आपके पास हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे यहाँ पे देखें तो इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन के साथ फर्दर 2 कार्बन मज़ीद अटैच है, मतलब सब्स्टिट्यूशन है इसके साथ। इसी तरह से अगर आप सेकेंडरी वाला कार्बन देखें तो उसमें जो कार्बन है वो फर्दर 1 कार्बन के साथ मज़ीद अटैच हुआ हुआ है, और अगर आपके पास प्राइमरी होता तो उसमें आपके पास हो सकता है कि नेक्स्ट कार्बन होता। जैसे यहाँ पे तो ये वाला जो कार्बन है ये फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच ही नहीं है। तो इस लिहाज से जितना हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनना होगा प्रोडक्ट में वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर वो उतना ही ज़्यादा आसानी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है सेटिसिफ रूल। ये सेटिसिफ रूल को जेडसिफ रूल्स भी कहा जाता है, ये भी बाय नेम है। ये रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टडी किया था और अलेक्जेंडर जेडसिफ इनका नेम था। कहा क्या था इन्होंने यही बात कही थी कि जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, जैसे अभी ऊपर जो आपके पास रिएक्शन हुए वो डिहाइड्रेशन भी वो एलिमिनेशन में आता है, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन हो रही है कि यहाँ से एक जगह से आपका हाइड्रोक्सिल एलिमिनेट हो रहा और एक कार्बन से हाइड्रोजन, और ऐसा रिजल्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी। तो जो आपके पास होते हैं हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन, उनमें हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है बीटा कार्बन से, और अगर बीटा कार्बन 1 से ज़्यादा हो तो वो प्रेफरेंशियली उस बीटा कार्बन से रिमूव होगा हाइड्रोजन जो है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। क्या कहा था सेटिसिफ ने कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में अगर आपके पास बीटा कार्बन 1 से ज़्यादा है तो जो प्रोटॉन रिमूव होना है, जो हाइड्रोजन रिमूव होना है, वो उस कार्बन में से होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो फर्दर कार्बन के साथ अटैच होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 2 ब्यूटानॉल में ये आपका अल्फा कार्बन है जिसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इसके साथ है 2 कार्बन बीटा, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। लेकिन जो आपका राइट साइड वाला कार्बन है इसके साथ फर्दर 3 हाइड्रोजन अटैच है, और जो आपका लेफ्ट साइड वाला कार्बन है इसके साथ फर्दर 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो आपका जो हाइड्रोजन रिमूव होना है वो उस कार्बन में से होगा जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होंगे। तो लीस्ट वाला ये वाला है, तो इसका मतलब है ये वाला जो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं वो मेजरली होंगे। जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी वो 2 ब्यूटीन बनेगी जब आपका जो प्रोटॉन है वो इस कार्बन से रिमूव होगा, और ये वाली भी बनेगी 1 ब्यूटीन, मतलब जब आपके राइट साइड वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा वो प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा सेटिसिफ रूल के मुताबिक। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये आपका अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल हमने लिया है, एसिडिक कंडीशन में ये प्रोसीड होता है, एज अ रिजल्ट अल्कीन्स मिलते हैं और आपको डिहाइड्रेशन की, जब वो डिहाइड्रेशन होती है तो वाटर रिमूव होते हैं, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। होता क्या है इसमें, सबसे पहले स्टेप पे आपने प्रोटोनेशन करवाना होती है अल्कोहल की, जिसके रिजल्ट में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है। ये आपका था सिंपल इथाइल अल्कोहल। एसिडिक कंडीशन में एसिड जब
आयोनाइज होता है तो आपको पता है आपको हाइड्रोजन आइंस मिलते हैं, वो हाइड्रोजन आइन जो है वो यहाँ पे ऐड होगा। हाइड्रोजन यहाँ वाटर के जो अपने लॉन पेयर के थ्रू इसके साथ कनेक्ट होगा, और जब ये आपके पास हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर इन्वॉल्व किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बन गया OH2, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यानी ये वाटर ही है। और जब ये OH था तो वो पुअर लिविंग ग्रुप था, इसलिए इसकी फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुई। अब प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल बनने के बाद सेकंड स्टेप में होती है डिसोसिएशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। डिसोसिएशन होगी तो मतलब ये वाटर रिमूव हो जाएगा, और ये कार्बन का जब यहाँ से ब्रेकेज होगा इस बॉन्ड से तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा। थर्ड स्टेप में फिर कार्बोकैटाइन में से प्रोटॉन का रिमूवल होता है और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे यहाँ से फिर प्रोटॉन रिमूव होते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाते हैं। सेकेंड है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग एल्यूमिना, इसे हम वेपर फेज डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जब वेपर फेज डिहाइड्रेशन आप करवाते हैं तब भी अल्टीमेट होती डिहाइड्रेशन या वाटर ही रिमूव होता है। वहाँ पे हमने जो यूज़ किया था डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। यहाँ पे आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो एल्यूमिना यूज़ करते हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बाकी यहाँ पे भी ट्रेंड वही होगा कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं उनमें जो डिहाइड्रेशन है वो ज़रा इजीली हो जाएगी, सेकेंडरी में उससे थोड़ा सा टफ और प्राइमरी में उससे ज़्यादा। तो प्राइमरी में आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है एल्यूमिना के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सेकेंडरी में आपको 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, और जो टर्शरी होते हैं उनमें आपको 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। बाकी सारा ट्रेंड इसका भी वही है, वही सेटिसिफ रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर थोड़ा हाई देना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन होगी वैसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। सेकेंडरी के केस में भी डिहाइड्रेशन होगी डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास हुआ ये है कि इस साइड पे CH3 ग्रुप अटैच है, यानी जो आपका राइट वाला बीटा कार्बन है उसमें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, और जो आपका लेफ्ट साइड वाला बीटा कार्बन है उसमें कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। तो सेटिसिफ के मुताबिक जो आप में से लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो वहाँ पे से रिमूवल होता है मेजर प्रोडक्ट के लिए। तो 2 ब्यूटीन यहाँ भी मेजर प्रोडक्ट होगा, 1 ब्यूटीन बनेगा लेकिन माइनर होगा। अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो आपके पास तो उस केस में जिस कार्बन से आप प्रोटॉन रिमूव करेंगे उस कार्बन का साथ फिर इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये सादा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनेगा, इसलिए ये ज़्यादा फिजिबल होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को हम इसको भी एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये भी आप बनाते हैं अल्कीन्स को बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड्स। तो ये आपका है अल्काइल हैलाइड, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसका रिएक्शन करवाते हैं। होता ये है कि यहाँ से पोटाशियम हैलोजन को रिमूव करता है, ये KX बना देता है पोटाशियम हैलाइड, और OH जो है बीटा कार्बन से फिर प्रोटॉन को रिमूव करता है और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यूँ आपके पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई, यानी हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया और हेलोजन भी रिमूव हो गया। एज अ रिजल्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन इसीलिए कहते हैं कि आपके पास अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव हो रहा होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। जो यहाँ पे ट्रेंड है वो वही सेम है कि टर्शरी जो है उसके बाद फिर टर्शरी वाले जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी वाले और फिर प्राइमरी वाले। होता वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि पोटाशियम हेलोजन को रिमूव करेगा तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, OH यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ये वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर इसके बाद इन 2 कार्बन्स में बन जाएगा डबल बॉन्ड। अगर आपके पास हेलोजन है ब्रोमीन, यानी आपने ब्रोमो इथेन ले लिया है, तो आपके पास ये पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर बनेगा और एज अ रिजल्ट इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी।
इसी तरह से आप ये रिएक्शन करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होंगे तो फिर आपने सेडेसफ को फॉलो करना है। यहाँ पे तो सेडेसफ वाला केस नहीं बन रहा, वो इसलिए कि इस साइड वाले अल्फा कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है और इस वाले बीटा कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन हैं और इस साइड वाले बीटा कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन हैं। तो आप जिस साइड से मर्जी रिमूवल करवा लें वो सेम वाला केस है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें 2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कि ये आपका अल्फा कार्बन है जिसके साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच है। ये दोनों साइड्स वाले जो है ये बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है और इस बीटा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो सेटिसिफ के मुताबिक वहाँ से रिमूवल ज़्यादा इजी है या ज़्यादा फिजिबल है, जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगी। मैकेनिज्म ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ये 2 तरह से होती है। E1 मैकेनिज्म भी फॉलो होता है, E2 भी होता है। E1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन और E2 का मतलब होता है बाईमोलिक्यूलर एलिमिनेशन। इनको डिटेल के साथ हम अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में देखेंगे कि E1 और E2 में डिफरेंसेस क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स की बात करें, अभी तक हमने इनके प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस किया है। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एडिशन रिएक्शन भी ये शो करते हैं क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो जब आप कुछ ऐड करवाते हैं वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उसमें एडिशन इजीली हो जाती है। इसके अलावा ये कंबस्टन रिएक्शंस भी देते हैं। कंबस्टन जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। जब आप अल्केन्स की कंबस्टन करवाते हैं तब भी यही बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। जब आप अल्केन्स की करवाते हैं तब भी यही बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही। लेकिन जो अल्केन्स होते हैं इनका जो फ्लेम होता है वो ज़्यादा स्मोकियर होता है अल्केन्स के फ्लेम की निस्बत। जी, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में हमने डिस्कस करने हैं 2 रिएक्शंस, हैलोजिनेशन एंड हाइड्रोहेलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन और हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हैलोजिनेशन में हम क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन की बात करेंगे। होते हमारे पास जो हैलोजन्स हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, लेकिन फ्लोरीनेशन हम आमतौर पे नहीं करवाते क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाता है। आयोडीनेशन भी नहीं करवाते, रिएक्शन टू मच स्लो हो जाता है। तो दरमियान में क्लोरीन और ब्रोमीन बचते हैं, तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आमतौर पे करवाई जाती है। इनके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है वो विसिनल डाईहैलाइड्स होते हैं, जेमिनल डाईहैलाइड्स नहीं होते। विसिनल और जेमिनल में फ़र्क ये होता है कि विसिनल डाईहैलाइड में जो 2 हैलोजन अटैच होने हैं वो एक अलग अलग कार्बन पे यानी एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं। एक कार्बन नंबर 1 पे और दूसरा कार्बन नंबर 2 पे होता है, क्योंकि देखिए पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एडजेसेंट कार्बन दोनों का एक एक बॉन्ड कम होगा, तो दोनों कार्बन पे एक एक हैलोजन जो है वो अटैच हो जाएगा। जेमिनल डाईहैलाइड्स वो होते हैं जिनमें एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन अटैच हो, तो जेमिनल डाईहैलाइड्स नहीं बनते हैलोजिनेशन के रिजल्ट में, विसिनल डाईहैलाइड्स बनते हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है फिर इसमें फर्दर सिमेट्रिकल अल्कीन्स भी होते हैं, अनसिमेट्रिकल भी होते हैं, वो मार्कोनिकोव्स के मुताबिक होती है, वो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शंस की बात करें, आपने हैलोजन ऐड करवाना है, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हैलोजन का एटम यहाँ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ, तो ये आपके पास विसिनल डाईहैलाइड्स बनेंगे। हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ हैलोजन जो है इसमें होता क्या है कि आपके पास जो अल्कीन्स होते हैं आप उसमें हैलोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इनर्ट सॉल्वेंट। ये रिएक्शन होता है, जो हैलोजन आपने यूज़ करना होता है वो आप क्लोरीन या ब्रोमीन करते हैं, फ्लोरीन या आयोडीन नहीं करते, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। तो ऐसा रिजल्ट होता क्या है कि पाई बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और एक हैलोजन इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और एक इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। एडिशन ऑफ हैलोजन्स की बात करें तो इन इनर्ट सॉल्वेंट ये रिएक्शन होता है, अल्कीन रिएक्ट करते हैं हैलोजन्स के साथ एट रूम टेम्परेचर एंड इन डार्क
द हेलोजन इज यूजुअली डिसॉल्व इन एन इनर्ट सॉल्वेंट सच एज डाइक्लोरोमीथेन आप ले लें या टेट्राक्लोरोमीथेन ले लें। आयोडीन का रिएक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, वो आसानी से रिएक्ट करता भी नहीं है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है हेलोजन्स में से। फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है और ये एक्सप्लोजन को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते आयोडीन को और फ्लोरीन को। तो बाकी जो रिएक्शन जब होगा ये तो वही वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हो जाएगा हेलोजन। तो ये आपके पास है इथीन, आपने इसकी क्लोरीनेशन करवाई है CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो आपको इथाइलिन डाइक्लोराइड या इसका आइसोपैक नेम होता है 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ये मिल जाएगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट अनसेचुरेशन को टेस्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो ये किया जाता है, इसमें करते आप क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन होता है, जो सैंपल होता है, आप उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड कर देते हैं। ब्रोमीन वाटर जब आप ऐड करते हैं तो अगर तो इसका जो ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर ये डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपके कंपाउंड में अनसेचुरेशन मौजूद है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और अगर इसके कलर पे इफ़ेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपका जो सैंपल है उसमें जो कंपाउंड है वो सेचुरेटेड है, मतलब वो अल्केन है। मतलब आपने क्या किया कि इथीन था फॉर एग्जांपल, आपने उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड किया, ब्राउन कलर का ये होता है इसका सॉल्यूशन जो होता है, तो अगर इसका ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कंपाउंड अनसेचुरेटेड था, उसने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके डाइब्रोमाइड जो है वो बनाया है, इसलिए उसका जो कलर था वो डिस्चार्ज हो गया। प्रोपाइलिन के अंदर या प्रोपीन के अंदर जब आप एडिशन करवाते हैं तो भी इसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और ऐसा रिजल्ट प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड आपको मिल जाएगा। होगा वही कि यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जिन कार्बन्स के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होगा हेलोजन उन्हीं कार्बन के साथ अटैच होगा। मैकेनिज्म की बात करें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आके इस ब्रोमीन पे अटैक करते हैं, ये ब्रोमीन जो है इनके साथ अटैच हो जाता है, एक साइक्लिक आयन बनता है जिसे ब्रोमोनियम आयन कहा जाता है। और फिर जो दूसरा, अब ये आपके पास ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच हो गया तो ये जो दूसरा ब्रोमाइड निकलता है यहाँ से वो आके फिर दूसरे कार्बन पे अटैक करता है और उसके साथ अटैच हो जाता है। एज अ रिजल्ट 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो ब्रोमीन की एडिशन होती है ये हमेशा ट्रांस मैनर में इस तरह से होती है कि अगर आप अपोजिट साइड से होती है, अब यूँ कह लें कि क्योंकि अब जब इस साइड पे ब्रोमीन पहले से अटैच होकर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन चुका है तो फिर दूसरी साइड से अटैक होगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन HX आप ले लें, कोई भी हेलोजन एसिड आप यूज़ कर लें। सिमेट्रिकल अल्केन्स आपके पास भी होते हैं और अनसिमेट्रिकल भी होते हैं। तो अब सिमेट्रिकल में तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिस साइड पे मर्जी हाइड्रोजन ऐड करवा दें, जिस साइड पे मर्जी हेलोजन ऐड करवा दें, लेकिन अनसिमेट्रिकल में इफ़ेक्ट होता है, वो हम देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन विद HBr आपने करवाया, पहले आपने सिमेट्रिकल अल्केन लिया है, इथीन हमने लिया है, तो आपके पास HBr जब आपने ऐड किया तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, एक साइड पे ब्रोमीन, इथाइल ब्रोमाइड बन गया। HCl किया तो इथाइल क्लोराइड बन गया। लेकिन अगर अच्छा यहाँ पे जो रूल आपने फॉलो करना होता है, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हो इन प्रेजेंस ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिक, आपके पास जब अल्कीन्स अनसिमेट्रिकल हों तो फिर आपने मार्कोनी कोव्स को फॉलो करना होता है। मार्कोनी कोव्स का एक अपोजिट भी है, एंटी मार्कोनी कोव्स। तो सम टाइम आप देखेंगे कि अगर आप पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कैरी करवाएंगे तो एंटी मार्कोनी कोव्स प्रोडक्ट बनने के ज़्यादा चांसेस होंगे। जो मार्कोनी कोव्स रूल है इसे एंटी पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, और जो एंटी मार्कोनी कोव्स है इसे पर ऑक्साइड इफेक्ट या खारिश इफेक्ट भी कहा जाता है। मार्कोनी कोव्स रूल क्या है? द रिच गेट रिचर, कि आपके पास वो कार्बन जिसके पास ऑलरेडी जो है कार्बन सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं। कार्बन सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसके पास हाइड्रोजन्स कम होंगे। तो जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है आपके रिएजेंट का, जैसे यहाँ पे हमने हेलोजन एसिड की बात करी
तो HCl में जो क्लोरीन है वो नेगेटिव पार्ट है, जो क्लोराइड होता है। तो मार्कोनिकोव के मुताबिक जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। जैसे यहाँ पे तो अगर सिमेट्रिकल की बात है तो सिमेट्रिकल तक को इफेक्ट नहीं होता कि जिस साइड पे आप मर्जी हाइड्रोजन अटैच करवा दें, जिस साइड पे मर्जी आप हेलोजन अटैच करवा दें। लेकिन यहाँ पे आप देखें प्रोपीन में, इसमें यह है कि ये वाला जो कार्बन है आपका, इसके साथ एक जो है वो हाइड्रोजन अटैच है, और डबल बॉन्ड का एडजेसेंट जो दूसरा कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब 2 तरह की प्रोडक्ट बन सकती है। फर्स्ट वो बन सकती है जब हाइड्रोजन आपका वहाँ अटैच हो जाए जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है, और सेकंड आपका वो केस बन सकता है कि जिसमें हेलोजन वहाँ अटैच हो जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो मार्कोनिकोव्स की जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है, जो मेजर प्रोडक्ट बनती है, वो ये बनती है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ये आपके पास है प्रोपीन, इसमें आपने HBr अटैच करवाया तो यहाँ पे इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1। तो मार्कोनिकोव्स के मुताबिक जो ब्रोमीन है वो आके इस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास 1 हाइड्रोजन है, यानी ट्रोब्रोमोप्रोपेन जो है वो बन जाएगा आपके पास, और जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। ये है मार्कोनिकोव्स के मुताबिक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, या इसे एंटी पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड में होती है। उसके बाद है पर ऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल या पर ऑक्साइड इफेक्ट, जब आप ये ट्रीट करवाते हैं प्रोपाइलीन को ले लेंगे, इस ट्रीटेड विद HBr reagent in presence of oxygen or any organic peroxide, abnormal addition will take place। नेगेटिव पार्ट जो है वो रिएजेंट का वहाँ ऐड होगा जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, यानी ये मार्कोनी के अगेंस्ट वाली बात है। तो ये आपके पास है वही प्रोपीन। अब मार्कोनी के मुताबिक यहाँ ब्रोमीन को अटैच होना चाहिए था, लेकिन एंटी मार्कोनी के मुताबिक ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि इसमें पर ऑक्साइड रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। पहले स्टेप में यहाँ से होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है और ये 2 आपके पास अल्कोक्सी फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ये अल्कोक्सी फ्री रेडिकल जाके HBr पे अटैक करता है, दोबारा से होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है और आपके पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है। जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता है वो इस अल्कोक्सी फ्री रेडिकल के साथ मिलकर अल्कोहल बना देता है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल बचता है, वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर प्रोपगेट करवाते हैं रिएक्शन को, तो वो जब आके यहाँ पे अटैक करता है, फ्री रेडिकल रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, तो अब यहाँ से फिर होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है जिसके रिजल्ट में एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को मिल जाता है और एक इस कार्बन को। अब मसला ये है कि ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जो आपके पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ज़रा ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए फिर ये फ्री रेडिकल बनेगा और जो ब्रोमीन है आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनने के चांसेस यहाँ पे थोड़े बढ़ जाते हैं। बनती दूसरी भी है लेकिन वो लेस बनती है और मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता है एंटी मार्कोनी वाला जब पर ऑक्साइड प्रेजेंट हो। लास्ट पे फिर चेन को जब टर्मिनेट करवाना होता है वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके ब्रोमीन मॉलिक्यूल दोबारा से बना देते हैं। यहाँ पे आपका अल्कीन्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब है आपके अल्काइंस, इनको एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। ये एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अल्काइंस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इनको एसिटाइलिन भी कहते हैं। इस सीरीज़ का जो फर्स्ट मेंबर है जिसे हम इथाइन कहते हैं, इथाइन का ही नेम एसिटाइलिन भी होता है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। n यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं और इसकी सीरीज़ पे 2 कार्बन से स्टार्ट होती है, यानी इथाइन से स्टार्ट होती है ये सीरीज़, क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी 2 कार्बन का होना कंपल्सरी है।
जब आप इनकी कंबस्टन करवाते हैं तो आपको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से मिलती है, इसलिए इसको ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च वगैरह के अंदर भी यूज़ किया जाता है एसिटाइलिन को। प्रिपरेशन की बात करें तो आप विसिनल डाइहेलाइट से भी इनको बना सकते हैं और जेमिनल डाइहेलाइट से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये है आपके पास इथाइलिन डाइक्लोराइड जो कि विसिनल डाइहेलाइट है। आप KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, हीट आप इसको प्रोवाइड करेंगे तो बिल्कुल वैसे पोटाशियम यहाँ से क्लोरीन को निकालेगा और OH दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेगा और एज द रिज़ल्ट फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये होगा कि आप सोडामाइड ले लें या इसी के साथ भी फर्दर आप प्रोसीड करवा सकते हैं। तो आप जब फर्दर इसको प्रोसीड करवाएंगे तो अब होगा ये कि आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएंगे और यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सोडियम जो है यहाँ से क्लोरीन को निकालेगा NaCl की फॉर्म में और NH2 यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के अमोनिया गैस की फॉर्म में आपकी रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाएगा और एज अ रिजल्ट इथाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यही काम आप नेक्स्ट जो है वो विसिनल डाइहेलाइड में अगर 1,2 डाइब्रोमो इथेन है आपके पास उससे भी करवा सकते हैं। अभी जो हमने करवाया था वो 1,2 डाइक्लोरो इथेन था, क्लोरीन के साथ करवा रहे थे आप। तो ये ब्रोमीन के साथ है, बिल्कुल वही वाली बात है कि पहले स्टेप में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा और विनाइल ब्रोमाइड के बाद सेकेंड स्टेप में एसिटाइलिन बन जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से। ये थे विसिनल डाइहेलाइड जो अभी आपने देखे। अगर जेमिनल डाइहेलाइड है आपके पास तो उससे भी आप ये बना सकते हैं। ये आपके पास है जेमिनल डाइहेलाइड 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने अल्कोहलिक कंडीशन में ये रिएक्शन करवाया, होगा वही कि पोटाशियम यहाँ से क्लोरीन को निकालेगा तो वही KCl बन जाएगा, OH यहाँ से हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसमें चूंकि अलग अलग स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो इसलिए आप जेमिनल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप ये देख लें, अगर ये आपके पास बन जाएगा विनाइल क्लोराइड, दोबारा से आपने सोडामाइड ऐड करना है तो एसिटाइलिन की फॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही जेमिनल डाइहेलाइड अगर आपके पास 1,1 डाइब्रोमो इथेन है तो उससे भी आप ये प्रोसीड करवा सकते हैं और एसिटाइलिन की फॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगी। ये थे प्रिपरेशन मेथड। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो आप इनमें हाइड्रोजिनेशन भी करवा सकते हैं। आप जो हाइड्रोजिनेशन है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में भी करवा सकते हैं और अनकंट्रोल्ड ना कहें, आप उसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कह दें, वो भी आप करवा सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप कोई भी मेटेलिक कैटलिस्ट लेते हैं, निकल, प्लैटिनम या प्लैटियम वगैरह, हाइड्रोजन ऐड करोगे, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक इस कार्बन के साथ, एज अ रिजल्ट इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फर्दर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिंडलर्स कैटलिस्ट अगर आप यूज़ करते हैं, या आप यूँ कह लें कि कंट्रोल्ड रिडक्शन जब आप करवाते हैं, ये आप तब करवाते हैं जब आपने अल्कीन्स तक रिएक्शन को स्टॉप करना हो, आपने उसको फर्दर अल्कीन्स में कन्वर्ट ना करना हो। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट होता है प्लैटियम, आप यूज़ करते हैं बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में इन क्यूनोलिन, और एज अ रिजल्ट आपको मतलब इसमें ये होता है कि एक तो आपने हाइड्रोजन की सप्लाई भी कम रखना होती है, आपने इसका एक ही मोल यूज़ करना है ताकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाए और एक यहाँ, तो इसे कंट्रोल रिडक्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा सिस या ट्रांस अल्कीन जब आपने बनाने होते हैं उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट को, कि जब आप लिंडलर्स कैटलिस्ट की मदद से एसिटाइलिन की हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो जो अल्कीन बनेगा वो सिस फॉर्म में बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आप इसको टेम्परेचर अगर देंगे तो फिर भी आपके पास यही कंट्रोल रिडक्शन ही होगी, लेकिन तब आपके पास ट्रांस अल्कीन भी बन सकता है। यानी ये कैटलिस्ट जो होते हैं ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को ऑल्टरेट करने की एबिलिटी भी रखते हैं, तो इस लिहाज से ये सिस और ट्रांस प्रोडक्ट आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है अल्काडाइंस, या इनको डाइंस भी कहा जाता है। डाई का मतलब होता है दो, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो जिनमें दो डबल बॉन्ड होते हैं उन अल्कीन्स को बोलते हैं अल्काडाइंस।
इनका जनरल फार्मूला, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला हमने कहा था CnH2n होता है। अब इनमें चूंकि वहाँ पे हमने सिंगल डबल बॉन्ड की बात की थी, अब डबल बॉन्ड एक मजीद आ जाएगा तो सारी सी बात है 2 हाइड्रोजन मजीद कम हो जाएंगे, तो इनका जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n-2। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइईन आपके सामने एग्जाम्पल है इसकी, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। इसको FSC की बुक से लास्ट में स्टडी